ग्रोथ पाकिस्तान में 2-3% हो रही होती है और हमारी टैक्स की ग्रोथ 30-31% कैसे हो रही होती है। वो जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वही वो इकोनॉमी है जो कि टैक्स एवेड करती है। ये सिर्फ वन वे स्ट्रीट नहीं होनी चाहिए कि जहाँ टैक्स पेयर जो है वो हुकूमत को टैक्स दे, हुकूमत को भी तो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ना। पार्टीज जब अपोजिशन में जाती हैं तो वो एग्जैक्टली वही उनका मंत्रा होता है जो कि अपोजिशन में बैठने वाली जमात का होता है। SIFC को हम सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करेंगे फॉर रिफॉर्म्स, रियल रिफॉर्म्स, तो ना SIFC चलेगा और ना हुकूमत चलेगी। चाइना का मॉडल डिसेंट्रलाइजेशन का वर्थ स्टडिंग भी है और हमें उसको देखना भी चाहिए कि हम क्यों नहीं कर पाए। मैं ये समझता हूँ कि गलती करें लेकिन कुछ फैसले करके आगे बढ़ें। गुफ्तगू की इस नशिस्त में खुश आमदीद। मेरा नाम एजाज हैदर है। हमने पिछली नशिस्त में टैक्सेस के हवाले से बात की थी, महसूलात के हवाले से, और बुनियादी बात ये थी कि ये कहा जाता है कि मजमूई दाखिली पैदावार जो है, जिसे आप GDP कहते हैं, उसकी और जो टैक्स दहिंदा है उनकी शरह जो है वो बहुत कम है पाकिस्तान में। तो इससे फिर सवाल पैदा हुआ कि ये जो हमारे बिलवास्ता जो टैक्सेस हैं उनका क्या मामला है, बिलावास्ता जो टैक्सेस हैं उसमें गोशवारे क्यों नहीं लोग दाखिल कराते, रियासतों और हुकूमतों पे एतबार क्यों नहीं है, और उसके अलावा फिर और भी बातें हुई कि जो 18वीं तरमीम और NFC के मामलात जो हैं वो साख्ती जो खराबियां हैं निज़ाम में उनकी क्या जो है उनको हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। और मेरे साथ डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल शरीके गुफ्तगू थे, साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना। इस गुफ्तगू की इस नशिस्त में भी हमारे साथ हैं डॉक्टर आबिद सुलेरी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल पॉलिसी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के, वो भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और टैक्स के मामलात के माहिर हैं, इन मामलात पे बहुत अरसे से लिख रहे हैं, और पिछली गुफ्तगू की नशिस्त में उन्होंने कहा कि अब तो वैसे तो वो मेरे ख्याल में कहना ये चाहते थे कि अब मैं पिछले 30 साल से लिख लिख के घिस गया हूँ इन मामलात पे, लेकिन उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई इतने अरसे से लिख रहे हैं और सिर्फ मज़ाबीन नहीं बल्कि किताबें भी तहरीर कर चुके हैं और तकाबली जायजा भी ले चुके हैं। और पिछली नशिस्त में उन्होंने इंडिया के हवाले से बात भी की थी। खैर अब तो वो सरकारी तौर पे अपने आप को भारत कहते हैं, तो भारत के हवाले से उन्होंने बात की थी। तो इसमें डॉक्टर आबिद सुलेरी, अगर मैं आपसे बात का आगाज करूं कि हमने जो बुनियादी बातें की वो एक खाका खींचा, उसके अलावा फिर हमने जो साख्ती खराबियां हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया। अब जरा, और मैं इस नशिस्त को मुख्तसर रखना चाह रहा हूं, अब जरा मुझे ये बताएं कि इसके हल की तरफ कैसे जाया जा सकता। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये देखना कि स्टेटस को जारी रखने में किस किस का फायदा है और ये क्यों था। तो जाहिर है कि एक तो ये है कि हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि वो जो फ्री फ्लो ऑफ डॉलर्स हमारे पास आते थे रीजनल सिचुएशन की वजह से, वो सूरत हाल लग चुकी। तो हमने देखा पिछले 30-40 सालों को देख लीजिए कि 2-4 साल सख्ती के आते थे, फिर रीजन में ऐसी सिचुएशन बनती थी, हम बहुत रेलेवेंट हो जाते थे, डॉलर्स की रेल पेल शुरू हो जाती थी, और कोई भी हुकूमत जो है वो जो इन साख्ती मसाइल का आपने जिक्र किया, ये कोई आज पहली दफा आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। ये पिछले 40-50 साल से हम सबको मालूम है इनका सोल्यूशन क्या है, ये भी सबको मालूम है। लेकिन होता यही था कि जब भी सोल्यूशन की बारी आती थी, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनती थी कि हमारे पास डॉलर्स की रेल पेल हो जाती थी और कोई भी इसको हुकूमत संजीदगी से नोट नहीं करती थी। और इसी तरह की आदत जो है वो फिर हमने अवाम में भी जाहिर है कि डाली, और होते होते बात यहाँ तक पहुंच गई कि पिछले चंद सालों को अगर आप देखिए कि उस वक्त ऐसा रूटीन बन चुकी थी, और आज चूंकि PTI हुकूमत में नहीं, तो मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी पार्टीज हुकूमत में आई, तो वो जब अपोजिशन में जाती हैं तो वो एग्जैक्टली वही उनका मंत्रा होता है जो कि अपोजिशन में बैठने वाली जमात का होता है। और जब वो हुकूमत में आती है, का वो PTI थी, वो पीपल्स पार्टी थी, वो PMLN थी, वो PDM थी, या कोई भी और अलायंस था, तो वो उन चीजों को करने की कोशिश करती है जिनको अपोजिशन में बैठ के उन्होंने रोकने की कोशिश की होती है। खा वो टैक्सेशन के इश्यूज हैं, वो प्राइवेटाइजेशन के इश्यूज हैं, इकोनॉमी जो है वो इसी तरह से क्रिटिसाइज होती रही। लेकिन अब नजर आ रहा है कि ऐसा नहीं चलेगा, और अब आपके जो बोरोअर्स हैं, का वो चाइना हो जो कि आपका लैंडर ऑफ द फर्स्ट रिजॉर्ट है, या वो IMF हो जो कि लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है,
उन सब ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि भाई पहले आप अपने टैक्स जो सिस्टम है उसको बेहतर करें, जिसमें कि टैक्सेशन सबसे बड़ा सिस्टम है वो आता है। दूसरा जो इसमें चैलेंज आता है वो एलीट कैप्चर का है, और एलीट कैप्चर में जाहिर है कि जब हम डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाएंगे, हम कह रहे हैं कि आप अपनी आमदनी के हिसाब से टैक्स दें। अब अगर FBR जो है वो 5.25 ट्रिलियन रुपी वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बजाय वो भी डायरेक्ट टैक्सेस से देना चाहेगी, तो उसमें सबसे पहले जो फर्क पड़ेगा, जो पिंच होंगे वो होंगे जो कि इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं कि उनको डायरेक्ट टैक्स उतना नहीं देना पड़ रहा। तो जब वो आएंगे तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम आएगी। और तीसरा जो बड़ा इसमें इशू है, और इस पे फाटफ में ग्रेजुएट करने की वजह से मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक बेहतरी आई, वो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन का ना होना। यानी अगर आप इकोनॉमी को अभी भी डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, फाटफ में मुतअद्दिद दफा ग्रे लिस्ट में रहने के बावजूद, तो वो जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वही वो इकोनॉमी है जो कि टैक्स एवेड करती है, वही वो सेक्टर है जो कि फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बेनिफिशियरी है। तो आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की तरफ आए। अभी भी हम पेनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा जी अगर आपने बैंक इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं किए तो आप इतने वो थोड़ा सा ज्यादा उसमें चार्जेस पे कर दें और यू कैन गो गेट अवे विद इट। तो भाई आप क्यों इस तरह के जो साख्ती और पॉलिसी लगना छोड़ रहे हैं जिसमें कि मैं जो है या कोई भी वो उसका फायदा उठाए और डायरेक्ट टैक्सेस से। लेकिन मैं इसमें अगर एक बात करूं, ये मैं मिफ्ता साहब से भी ये बात पूछूंगा, ये फैटिफ में हमने बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर भी हमने साइन ऑफ किया है जो कि जो है वो जो डेवलप्ड ममालिक है उनमें भी नहीं होती। मतलब अब तो आपका एक बैंक अकाउंट खोलना जो है वो एक अजाब से कम नहीं रह गया। उसके अलावा और इतनी सारी चीजों पे आपने जो है वो एग्री कर लिया है, क्योंकि बुनियादी तौर पे फैटिफ का जो मामला था वो तकनीकी कम और जियोपॉलिटिकल ज्यादा था, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इंडिया जो है वो प्रेशर डाल रहा था, दे वांटेड टू हर्ट यू। ये मैं सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव, बिकॉज दैट्स माय एरिया, सो मैं उसको उस तरीके से देख रहा हूं। लेकिन उसमें हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं कारोबारी और पैसे की लेन देन और ट्रांसफर वगैरह के भी बहुत सारे हमारे मसाइल जो है वो बड़े हैं। तो मैं आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट है। देखिए इजाज, इस पे ये हुआ ना कि एटलीस्ट नोइंग योर कस्टमर जो है ये तो हर बैंक का बुनियादी हक, और दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं कि आप वॉक इन जाए और या हम तो ये भी हमने दौर देखे हैं कि बैंक मैनेजर जो है वो आपसे साइन के लिए फॉर्म भेज देता था और जो भी साइन करता था उसके नाम से अकाउंट खुल जाते थे। जब हम बेनामी अकाउंट्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि अच्छा जी फलां के ड्राइवर के फलां के कुक के नाम पे इतने पैसे आ गए, तो जाहिर है वो अकाउंट खुले तो पैसे आए थे ना। लेकिन तो मेरा कहने का मकसद है कि मुझे लगता है कि कुछ मामलात में हमने दूसरी इंतहा पे छलांग मार दी ना। मतलब यह है कि मैं बैंक में जाके पैसे जमा करा रहा हूं, यानी बैंक से पैसे नहीं ले रहा, मैं बैंक में 3,000 रुपया भी अगर क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट जमा करा रहा हूं तो साथ मुझे अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी, अगर मैं लेट्स से कि मैं अपने बेटे के लिए जमा करा रहा हूं या शनाख्ती कार्ड की कॉपी, हालांकि उसके ऊपर CNIC, जब आप डिपॉजिट स्लिप के ऊपर CNIC आपका लिखा हुआ है, लेकिन वो आपके वो क्योंकि वो कहते हैं जी ये स्टेट बैंक की जो है वो रिक्वायरमेंट है, और स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट इसलिए कि आपने फैटिफ में ये इन मामलात पे साइन ऑफ किया हुआ है। तो कहने का मकसद है कि आई टेक द पॉइंट यू मेकिंग इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। मैं उससे मैं नहीं कह रहा कि उसके अंदर कोई खराबी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुछ मामलात में हम जरा थोड़ी सी दूसरी इंतहा पे भी चले जा चुके हैं। जाहिर है कि जब आप ग्रेजुअली जो चीजें करनी है, जब ग्रेजुअली करने की बजाय अब्रप्ट होंगी तो उसमें इस तरह की बहुत से लूप होल जो है वो रह जाएंगे। और फाइनल पॉइंट क्योंकि मुझे उसके बाद आपसे इजाजत लेनी है, वो ये है कि जब भी इसको दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है तो ये पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हर्ट होती है। और मिफ्ता भाई जो है वो इस वक्त उसको बर्दाश्त कर चुके हैं कि IMF के साथ उन्होंने कमिटमेंट की, वो बाद में उन पर प्रेशर आया कि ये पूरा नहीं करना। उन्होंने जो ट्रेडर्स पे टैक्स का जो इनिशिएटिव लिया उस पर एक ट्वीट आ गया, वहां पे वो वापस करना पड़ा। और ये सब मिफ्ता साहब के साथ ही नहीं, ये सबके साथ ऐसा होता रहा है। और ये जो एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को खुश करना और उसके बदले आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ FBR को खुद धकेलते हैं कि FBR जाहिर है कि उसको तो अपना टारगेट पूरा करना है और ऐसा तो चल नहीं है। तो अगर आप इसको नहीं करेंगे दुरुस्त तरीके से तो फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन आएगा और वहीं पे फिर प्रेशर आएगा आपके पास। अब आप देखिएगा कि जब अगला प्रोग्राम हम निगोशिएट कर रहे होंगे, नई हुकूमत मार्च
करेगी। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो कि मिफ्ता भाई को करने से रोक दिया गया था, वो आप देखें वो अगले प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, क्योंकि आप IMF करवा रहा होगा और फिर आप कहेंगे कि अच्छा आप दूसरी एक्सट्रीम को पहुंच गए। तो भाई अगर वही आप उसको ग्रेजुअली कर लेते तो आप दूसरी एक्सट्रीम तक ना पहुंचते। नहीं, हमारे यहाँ तो किसी ने ये भी कहा कि चूंकि मेरा प्रोग्राम सियासी नोयत का नहीं होता, ये पॉडकास्ट जो है, तो किसी ने भी ये भी कहा कि मैं तो कोई बहुत कई सालों से IMF से डील कर रहा हूँ। ये नहीं सोचा कि ये कहना कि मैं कई सालों से IMF से डील कर रहा हूँ, ये कोई फखर की बात नहीं है, बल्कि ये शर्मसारी की बात है कि भाई इतनी दफा आप क्यों डील कर चुके हैं। इसीलिए कर चुके हैं कि आप अपने स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस ही नहीं कर पाते। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबद सुलैरी, आई नो यू हैव अ फ्लाइट टू कैच। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का और आपकी इनसाइट्स का। थैंक यू डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये डॉक्टर आबद सुलैरी ने भी बातें कर दी। अब जरा बताएं कि जो है अगर तो सॉल्यूशंस का पता है, जैसे वो कह रहे हैं कि पिछले 40-50 साल से सबको पता है कि इन मसाइल का हल क्या है, तो फिर तो लगता है ऐसे है कि या तो जिन्होंने इन मसाइल को हल करना है उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि इनको हल किया जाए, या फिर इसके अंदर सियासी तौर पे और इलाकाई तौर पे ऐसे रोड़े जो है वो अटक जाते हैं कि जिसकी वजह से हुकूमतें ये नहीं कर पाती। जरा मुझे बताएं कि मामला है क्या। ये मेरा ख्याल है कि पॉलिसी का जो डिज़ाइन है और जो उसका कैप्चर है उस पर तो बहुत लिखा जाता है, बात होती है, मगर मेरा ख्याल ये है कि पॉलिसी बोर्ड ना बनाना और वो पॉलिसी भी ज़्यादातर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ही दे देना, ज़्यादातर क्या, बल्कि आपने देखा होगा कि सारी प्रपोजल्स वहाँ से ही आती थी। और जाहिर है कि अगर एक आध कोई समझदार फाइनेंस मिनिस्टर हो तो वो उसमें कुछ रद्दोबदल, लेकिन चूंकि एक फिगर तो अचीव करनी है कि जी ये तो अब ग्रोथ पाकिस्तान में 2-3% हो रही होती है और हमारी टैक्स की ग्रोथ 30-31% कैसे हो रही होती है, ये भी एक मुहिम्मा है। लोग सोचते हैं कि भाई ये कैसा मुल्क है जहाँ टैक्स टू GDP रेशियो तो 9.2% है और ग्रोथ 31% है और कानून की ग्रोथ 3% है। चलिए उसको नॉमिनल भी ऐड कर ले, उसमें आप जो उसका इन्फ्लेशन भी ऐड कर ले, फिर भी इतनी उसको करना। लेकिन एनी हाउ मैं 3 चीज़ों की तरफ जल्दी से इशारा करूंगा ताकि आप पर वक्त भी कम है। एक तो देखिए जो बड़ा मसला था जिसको हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया, वो तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ दोबारा से बातचीत का मसला है। उस पर बातचीत होते रहनी चाहिए, क्योंकि वो सही मिफ्ता साहब ने फरमाया था कि वो कंसेंसस से होना चाहिए, ना कि जबर से, क्योंकि इंडिया ने भी ऐसे ही अचीव किया, उनको भी 6-7 साल लगे थे, फिर कहीं जाकर सूबों के और वफाक के दरमियान तय पाया कि हम एक ही सेंट्रलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स रखते हैं। और सारे ये वफाक के कनाडा में भी हुआ हार्मोनाइज्ड सेल टैक्स गुड एंड सर्विस, जो अच्छे वफाक जो तरक्की की है सब ने आखिर में जो था वो धक्के खाने के बाद, तकलीफें उठाने के बाद इसी सोल्यूशन पे पहुंचे। हमें भी उसकी तरफ कोशिश करते रहना चाहिए। कम से कम डिबेट होगी तो रास्ता भी इंशाल्लाह निकलेगा। और अब इलेक्शन भी अनाउंस हो गए हैं तो उम्मीद करनी चाहिए कि चलिए आगे अच्छा होगा। इसमें कम से कम पॉलिटिकल बहस जारी रहेगी। जब इलेक्शन ही नहीं होंगे तो पॉलिटिकल बहस कहाँ से होगी? तो मेरा ख्याल है इस पर तो एक अच्छी बात। लेकिन 2 चीज़ें जिसकी तरफ मैं समझता हूँ कम बहस होती है और वो सियासी हलकों में भी और जो माहिरीन है वो भी कम बात करते हैं, कि एक तो हमारे जो टैक्स स्टैट्यूट है वो बहुत ज़्यादा दकियानूसी, आउटडेटेड और कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। दुनिया उससे आगे बढ़ चुकी है, तो उसकी तरफ हमें कोई मुस्तकिल काम करना चाहिए था कि कोई कमीशन कमेटी बना लेते, जो बजाय इसने के फजूल के ये कि जी रेवेन्यू मोबिलाइजेशन ये कर दे वो कर दे और फजूल के फिर वो कोई काम होता भी नहीं, उसकी बजाय कोई भरपूर काम वो 5 साल 10 साल लेकर कम से कम एक हार्मोनाइज जो कोड आजकल दुनिया में चलता है IRS का, जो बड़ा आसान होता है। फिर हमारे लोग बहुत ज्यादा अंग्रेजी जुबान से वाकिफ भी नहीं है, तो उसके उर्दू तर्जुमे हो और इलाकाई जुबानों में भी हो, इससे जरा जुबानों की ग्रोथ भी हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि क्या हम उर्दू में भी कोई महसूलात वसूल कर सकते हैं, ये हमेशा अंग्रेजी नहीं करते। तो जब हम साथियों की बात करते हैं तो कम से कम उनको उर्दू में महसूलात का कानून तो पेश करें जी, आप पढ़ तो सकें। तो अभी तो मैं ही उसकी जो कॉम्प्लिकेशन इंट्रिकेसीज में फंसा रहता हूँ हर साल। फिर इतनी अमेंडमेंट्स की जाती हैं कि देखिए अच्छा लॉ वो होता है जिसमें एक पायदारी हो, उसमें ग्रोथ और एवोल्यूशन होना चाहिए, मगर ये नहीं कि आप 200 अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट से कर दे और इतने मैन आवर जाया होते हैं, फिर उससे कोई अपनी प्लानिंग भी नहीं कर पाता। तो मिफ्ता साहब मुझसे एग्री करेंगे कि एक पॉलिसी अच्छी हो, पॉलिसी का तसलसल हो और उसके साथ उसके अंदर ये भी डायनामिक हो कि हम उसको जैसे
پریکٹس اینڈ تھیوری ایک دوسرے کو پالش کرتے ہیں, ہم اس کو کرتے رہیں. اس کے لیے پھر یہی ہے کہ پرماننٹ پالیسی بورڈ ہو جس میں ایف یو آر کے لوگ بھی ہوں, جس میں سیاسی لوگ بھی ہوں, جس میں ماہرین بھی ہوں, اور اس کا تصور بھی میں عرض کروں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایکٹ 2007 میں پایا جاتا ہے, مگر اس پہ کبھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی بورڈ علیحدہ ہونا چاہیے اور وہ مستقل نیچر کا ہو, فیڈرلائز بھی ہو, کیونکہ اب 18ویں ترمیم کے بعد ٹیکس پالیسی بھی سینٹرلائز نہیں ہونی چاہیے بلکہ فیڈرلائز ہونی چاہیے. میرا خیال ہے اس سے بہتری ہوگی, وفاق بہتر کام کرے گا اور صوبے بھی اس کے ساتھ مل کر چلیں گے. اور ظاہر ہے اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ فیڈرلائز اسٹرکچر کی طرف جایا جائے. اور تیسری میں انتظامی کی طرف پچھلی دفعہ بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہم نے بہت فریگمنٹ کر دی ہے اپنی ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے, اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور بے جا قسم کے اخراجات بھی ہوتے ہیں. دنیا میں فیڈرل جہاں فیڈریشن بھی ہیں وہاں ایک ریونیو اتھارٹی, جیسے کینیڈین ریونیو اتھارٹی کی مثال دوں گا, وہ سارے ٹیکسز تینوں ٹیئرس کے اکٹھے کرتی ہے, یعنی کہ وفاق کا بھی, صوبوں کا بھی, اور وہاں تو آپ کو پتا ہے کہ مقامی حکومتیں بہت پاورفل ٹول ہے. وہاں جیسے مصطفیٰ بھائی نے فرمایا کہ آپ پراپرٹی ٹیکس لیتے ہیں, اسی سے تو وہ اپنی ہیلتھ ایجوکیشن فنڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی تیسری ٹیئر کو غور ہی نہیں کیا کہ وہ کتنا اہم ہے. 140 اس کے اوپر میں 2 پروگرامز کر چکا ہوں, اور اس میں بھی بہت سے مسائل نکل آئے کہ ہم یہ جو صوبے جو کہتے ہیں کہ انتقال اختیارات جو ہے وفاق سے ہمارے پاس ہونا چاہیے, تو اس منطق کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے علاقائی حکومتوں کی طرف. ہاں, یہ آرٹیکل 140A میں انتظامی بھی کرنے تھے, سیاسی بھی کرنے تھے اور مالی بھی کرنے تھے, تینوں کی ڈی سینٹرلائزیشن کا جو ماڈل, ایون چائنا کا ماڈل ڈی سینٹرلائزیشن کا ورک اسٹڈنگ بھی ہے, اور ہمیں اس کو دیکھنا بھی چاہیے کہ ہم کیوں نہیں کر پائے. اس سے بہت خرابی ہوئی ہے, کیونکہ لوگ پھر ٹیکس دیتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر مجھے اس کا کوئی براہ راست فائدہ ہی نہیں ہو رہا, مجھے ایجوکیشن, ہیلتھ, واٹر, دیکھیے ہم پینے کا صاف پانی تو دے نہیں پا رہے ہیں, تو پھر 18% جی ایس ٹی لینے کا کیا جواز رہ جاتا ہے. یہ ان ممالک میں جہاں آلموسٹ ویلفیئر اسٹیٹس ہے یورپ کی, 22-23% ہونے کا مقصد ہے کہ پھر سبسڈی تو فنڈ ہو رہی ہوتی ہے, وہ تو پھر ہم نہیں فنڈ کر پاتے. تو میرا خیال ہے یہ تینوں چیزوں کی طرف ہمیں انتظامی بھی اور جو ہمارے اسٹیچوٹری ٹیکس کوڈز ہیں ان کی بہتری اور کانسٹیٹیوشنل, تینوں کے اوپر بھی ایک وقت بات کرتے رہنا چاہیے اور بہتری کی چیزوں کی طرف اس کو لے کر جائیں, تو پھر ہم یہ فنڈامنٹل اسٹرکچر ریفارمز کر سکیں گے. بالکل صحیح. مفتاح اسماعیل صاحب, شمع آپ کے سامنے ہے اور حرف آخر بھی آپ کی طرف. ڈاکٹر صاحب نے جو آخری بات کی میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اگر آپ پانی پینے کا تو دے نہیں سکتے تو 18% آپ کس چیز کا سیلز ٹیکس لے رہے ہیں. سو یہ بات درست ہے جو میں نے پچھلے والے پروگرام میں آپ سے کی ہے. تمام تینوں بھائی, ہم تینوں لوگ ایگری کر رہے تھے کہ ہم کو اپنی موصولات بڑھانی پڑے گی اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانا پڑے گا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, ٹھیک, جس کی وجہ سے آپ کا خسارہ کم ہوگا اور پھر انفلیشن کم ہوگا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دوسرا طرف یہ ہے کہ یہ صرف ون وے اسٹریٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں ٹیکس پیئر جو ہے وہ حکومت کو ٹیکس دے, حکومت کو بھی تو کچھ سروسز پرووائڈ کرنی ہے نا. جس ملک کے اندر 40% زچگی کی عمر کی خواتین 42% آئرن ڈیفیشنسی سے ہوں, جس میں 75% بچہ جو ہے وہ لٹریسی پاورٹی کے اندر ہو, 2 میں سے 1 بچہ ایکچولی کسی اسکول میں نہ ہو, یا کم از کم جو اکیڈمک اسکول نارمل اسکول میں نہ ہو, اس ملک کے اندر جہاں پہ کہیں پر بھی پانی پینے کا جو ہے وہ نہیں ہو, پورٹیبل پانی صحیح نہیں ہو, اس ملک کے اندر حکومت نے کیا سروسز دی ہیں. سو دوسری جو کانٹریکٹ, سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے, اس میں اٹس اے 2-way اسٹریٹ. تو دوسری طرف حکومت بھی کچھ دے رہی ہو نا, تو پھر آپ لوگوں کے اوپر ایک مورل پریشر بھی رکھ سکتے ہیں اور لوگ کہہ سکتے ہیں یار آپ اپنا حصہ ڈالیں نا. میں اگر مثال کے طور پر جب میں دکانداروں سے ٹیکس کی بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یار, یہ ایک جو لوگ چل کے آتے ہیں تمہاری دکان میں, تو ادھر اسٹریٹ لائٹ لگی ہے, وہ ہمارے پیسوں سے لگی ہے, ہمارے سے مراد پاکستانیوں کے پیسوں سے لگی ہے. جو گاڑی والا آپ کی دکان پہ چل کے آ رہا ہے, وہ روڈ پہ گاڑی چلا کے آ رہا ہے, وہ ہمارے پیسوں سے لگی ہے. تو تم بھی اپنا حصہ ڈالو, انکم ٹیکس دو. بالکل غلط ہے کہ 22 لاکھ دکاندار میں سے صرف 30,000 دکاندار ٹیکس دے رہے ہو, انکم ٹیکس دے رہے ہو, بالکل غلط بات ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حکومت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو ایسی چیز کرے نا کہ جہاں پہ آپ پینے کا پانی جو ہے وہ مہیا کر سکیں, ایڈیکویٹ سیکیورٹی مہیا کر سکیں. کبھی لوڈ شیڈنگ آپ کر دیتے ہیں, کبھی لوڈ شیڈنگ ختم کرتے ہیں آپ, تو اس کے بعد ایسے بل کر دیتے ہیں کہ آپ بولیں یار اس سے تو لوڈ شیڈنگ اس سے بہتر تھی. اب گیس کے ریٹس بڑھے, مطلب I understand کہ کیوں گیس کے ریٹ بڑھائے, and I'm not criticizing that, but I'm just saying کہ ابھی ایک
مطلب جس صارف کا بل 25,000 روپے آتا تھا پچھلے نومبر دسمبر میں، اس صارف کا بل جو ہے وہ اب 55-60,000 روپے آیا تھا. یہ گھریلو صارف کی بات کرو. جی اگر آپ کا بل پچھلے سال نومبر میں 25,000 روپے آیا تھا تو آپ 50,000 سے 60,000 کے درمیان ایکسپیکٹ کریں. تو ذرا چولہے پہ ذرا سا ہلکا ہاتھ رکھیے گا. مجھے یہ آپ کو کہیں سے اطلاع مل گئی ہے کہ میں نے کھانا پکانا سیکھ لیا ہے، اس لیے شاید آپ نے یہ چولہے کی بات کی. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ مطلب کہ حکومت کی انیفیشنسیز ہیں. اب مثال کے طور پر اگر آپ اجازت دیں کہ پی آئی اے پچھلے سال 90 ارب روپے کا نقصان کیا ہے. کل میں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر لکھا ہوا، کسی نے ٹویٹ کیا تھا کہ پتہ نہیں یہ فواد حسن فواد صاحب جو پرائیویٹائزیشن منسٹر ہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے. بھائی کیا ایجنڈا اس کا ہو سکتا ہے؟ اس نے تو نقصان نہیں کیا 80 ارب روپے کا. اس نے ایئر لائن کو کہا کہ تم اگلے سال کے آگے فرسٹ کوارٹر کے بعد پلاننگ نہیں کرو کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں بیچنے کی. اس کا ایجنڈا ہے کہ اس کو بیچیں، جان چھڑوائیں. ٹھیک ہے. اب جب یہ بکے گی، کوئی وزیر ہو، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کوئی پرائیویٹائزیشن کا چیئرمین ہو، سب نے انگلی اٹھانی ہے کہ اس نے سستی بھیج دی اس چیز کو جو 80 ارب روپیہ نقصان. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مطلب جنت کا چوکیدار لے آئے نا، اس کو بھی وہ بھی بیچے گا تو ہم اس کے اوپر. لیکن یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیونکہ آپ کاروباری آدمی بھی ہیں. اگر مطلب ایک تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے خریدنی ہوتی پی آئی اے تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس سودے کو؟ میں آپ کو یہ جو پی آئی اے کے اوپر مطلب آئی ایم آسکنگ یو، یہ نہیں کہ آپ نے جو بات کی نا کہ کوئی بھی منسٹر بیچے گا اس پہ انگلی اٹھائی جائے گی، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ منسٹر کی ٹوپی ہٹا کے کاروباری کی ٹوپی پہن کے ذرا مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو پی آئی اے خریدنی ہو تو آپ کیسے خریدیں؟ میں آپ کو 2-3 چیزیں اس کے فیکٹس بتا دیتا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیے. 742 ارب روپے کا اس کے اوپر قرض ہے. بہت زیادہ اگر آپ نے کھینچ لیا نا تو 150 ارب روپے کا یا 200 ارب روپے کے شاید اس کے پاس ایسٹس ہیں. تو یہ نیگیٹو ایکویٹی چل رہی ہے 542 ارب کی. یعنی کہ اگر آپ پی آئی اے خریدیں گے تو آپ حکومت سے یہ پیسے مانگیں گے. حکومت نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ آپ قرض الگ کر دیں، گڈ پی آئی اے بیڈ پی آئی اے ایک طرف قرض لے جائیں، کچھ ہوٹلیں وغیرہ نیو یارک میں اس کو بھی الگ کر دیں، آپ ایئر لائن بھیج دیں. اب ایئر لائن کے اندر 11 آپ کے پاس 777 ہیں جو تقریباً 15 سال ایوریج پہ پرانے ہیں، جس میں سے شاید 2 4 6 ہی ایسے ہیں جو کہ ایئر وردی ہیں، باقی شاید نہیں ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس لیز کرے ہوئے 8-3-10s ہیں جو کام کرتے ہیں، جو کارآمد ہیں، صحیح ہیں، لیکن وہ لیز کرے ہوئے ان کو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، تو وہ کوئی ایسٹ ویلیو نہیں ہے. انفیکٹ جب اس کو لیز کریں گے تو آپ کو ٹھیک کرنے پڑیں گے. پی آئی آج تک اپنی تاریخ میں کوئی بھی لیز جہاز ٹھیک کر کے واپس نہیں کر سکی ہے. اٹس فورس ٹو بائی. پھر آپ کے پاس کچھ روٹس ہیں جو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے پروفیٹیبل ہے روٹس. تو کینیڈا کے 3 روٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے وہ ہیں کہ جو لینڈنگ رائٹس آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ، لیکن ہیترو وغیرہ کے اندر ایمریٹس کے پاس اور قطر کے پاس 13 لینڈنگ رائٹس ہو گئے. سو لینڈنگ رائٹس آر ناٹ دیٹ امپورٹنٹ اینی وے. سو آئی تھنک کہ مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح پی آئی اے بکے گی اور کتنے میں بکے گی، لیکن جو آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو کوئی بھی اس کو نہیں خریدے گا. یہ تو مطلب اگر اس کی لائبلٹیز اتنی زیادہ اور ایسٹس اس کے ہے ہی کوئی نہیں تو who's gonna buy it؟ یہ تو ڈاکٹر اکرام صاحب کو پتا ہے اس کا جواب. وہ مسکرا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کو مسکرا رہے ہیں. He is both a tax expert, economist and a lawyer, so I think he'll answer. جی اکرام صاحب. جی دیکھیں، جو ایسے ادارے ہیں اگر ہم اس کی طرف بات کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ اب جو سیکیورٹائزیشن کے ٹولز تھے یا بہت چیز جتنا ہم ٹائم ضائع کرتے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اس کے اوپر ایک ڈسکاؤنٹ سمجھے ویلیو بناتے چلے جاتے ہیں. تو جس وقت یہ بات ہوئی تھی، مفتا صاحب نے کہا تھا، لوگوں نے بہت اس وقت درست بات فرمائی تھی کہ دیکھیں اگر آپ کو یہ اس کے ساتھ بائی فری مل جائے تو پھر بھی آپ دیکھیں، اگر ان کی آپ کو تنخواہیں نہ دینی پڑے تو آپ تو مہینے کا کتنا بچا رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں جی یہ بڑا اسٹریٹجک ہے ہمارا پاس جو ہے وہ، اب وہ ہم 60 کے مائنڈ سیٹ سے 70 کے نہیں نکلتے کہ اب کیا اسٹیل مل اسٹریٹجک ہوتی ہے یا اب تو دیکھیں انڈیا میں بھی جب ہم پھر بھارت، آپ نے کہا تھا میں بھارت چوز کرتا ہوں، وہاں پہ بھی ان کو پھر ٹاٹا نے ہی ایئر لائن جو ہے وہ دینی پڑی ان کو. ایئر انڈیا بھی کہ کووڈ کے بعد نہیں سنبھل پا رہی تھی،
मगर वहाँ फैसले बदेर नहीं किए जाते, एक डिबेट होती है, फिर एक आप जो है जल्दी से कैबिनेट में जाते हैं, एक फैसला, देखिए फैसले के मुज़मरात तो होते ही हैं एजाज साहब, उसमें कुछ अच्छे पहलू भी होते हैं, बुरे पहलू भी होते हैं, मगर आप फौरी फैसला करके बहुत सी चीजें फ्यूचर की बचा पाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि ये जो खसारे में जाने वाली एसओईज है, इनको अगर आप ऑफलोड ही कर लें जी तो बड़ी तो तब भी आपका नुकसान नहीं है, मतलब इस बात को भूल जाएं कि आपने कितने में उसको बेचना है या क्या करना है। सिंपली ऑफलोडिंग देम मींस दैट यू सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा देखिए ब्लीडिंग है, और ये ब्लीडिंग ऐसे नहीं है कि जो आपको वन टाइम पड़ रही है, ये तो एक डेली का आपके ऊपर ब्लीडिंग है, और वो पहुंच जाते हैं जी अब हमें इतना दे दें, अब हम इतना दे दें, तो ये तो हमें बगैर किसी दूसरी राय के, और मैं देखिए जितना भी डिले होता गया आपने देखा कि इसके नुकसानात बढ़ते गए हैं। यानी कि अगर मैं अब कहता हूं कि अगर कोर्ट इंटरफियर ना करती स्टील मिल में, तो शौकत जो साहब अजीज साहब बेच रहे थे उसको उस वक्त हमें अच्छी प्राइस मिल रही है। वो तो खैर कोर्ट ने जो कुछ किया उस तरफ क्या जाएं हम उस तरफ क्या जाएं, हमारे कश्ती के जो नाखुदा हैं वो उनके भी बड़े बड़े कारनामे हैं। रियलाइज किया है मौजूदा नहीं वो तो आप उन्होंने कहा है, लेकिन अब टाइम पुलों के नीचे बहुत पानी गुजर चुका है, बहुत पानी गुजर चुका है। जी मिफ्ता इस्माइल साहब, हरफे आखिर। सर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को रिफॉर्म्स की जरूरत है। अभी ये जो SIFC आपने बनाया है वो इसीलिए आपने बनाया है कि एक तरफ आपने एडमिट किया है कि सिविलियन हुकूमत काम सही नहीं कर पा रही, इसलिए हमने ये बनाया है, लेकिन इसका ये मकसद SIFC, चलो अगर कुछ सऊदी अरब से और मिडल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट ले आती है फिलफौर तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको SIFC को हम सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करेंगे फॉर रिफॉर्म्स, रियल रिफॉर्म्स, तो ना SIFC चलेगा और ना हुकूमत चलेगी। लिहाजा SIFC कुछ अरसे तक होनी चाहिए और उसके बाद इस किस्म के रिफॉर्म्स होने चाहिए, रूल्स ऑफ बिजनेस अपडेट होने चाहिए कि फिर SIFC की आपको जरूरत ना रहे, वरना ये सीरियसली कश्ती ये डूबती हुई मुझे नजर आएगी। और मैं ये समझता हूँ कि गलती करें लेकिन कुछ फैसले करके आगे बढ़े। यू नो यू कैन नॉट ऑलवेज बी राइट। जो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि हर चीज के अंदर देयर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। आई कैन कम अप विद अ लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच विल गो रॉन्ग व्हेन SPIA is denationalized, but at some point you have to make decisions and go for it. नफा नुकसान को देखना बिल्कुल दुरुस्त है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपने करना है। और ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि जो ह्यूमन अफेयर्स है इंडिविजुअल और कलेक्टिव, उसमें कभी भी कोई नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव नहीं होता, बैन मामला होता है और आपने फैसला इस हिसाब से करना होता है कि नफा जो है वो किसी में कितना है और अगर नुकसान उसमें कम है तो फिर आप वो फैसला कर लेते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, गुफ्तगू करने का। इन 2 एपिसोड्स में टैक्स के अलावा और भी बहुत से मामलात पे गुफ्तगू हो गई। जाहिर है कि जो है वो टैक्स की अदायगी या टैक्स के मामलात जो है वो खला में तो नहीं होते, उनका मईशत के साथ भी ताल्लुक है, उनका सियासत के साथ भी ताल्लुक है, उनका इंटरेस्ट ग्रुप्स के साथ भी ताल्लुक है। और डॉक्टर इकरामुल हक ने एक बहुत अच्छी बात की इलाकाई हुकूमतों के हवाले से भी कि उसकी जो टैक्सेशन है वो भी बहुत एक अहम चीज है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है गुफ्तगू की इस नशिस्त से आप जो है वो मुस्तफीद हुए होंगे, कम से कम आप महसूस हुए होंगे। दोनों चीजें जो है वो अहम है, इस्तिफादा भी और हिज़ उठाना भी। तो मुझे इस नशिस्त से और मेहमानों को इजाजत दीजिए अगली नशिस्त तक के लिए, और अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।